दोस्तों, बहुत कॉमनली हमारी हेल्थ के लिए और कोई डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत होती है। और इन्वेस्टिगेशन की जब बात आती है तो अक्सर एक कॉमन कन्फ्यूजन जो होता है वो ये होता है कि सीटी स्कैन करवाई जाए या एमआरआई स्कैन की जाए। इन दोनों में क्या अंतर है, किस में रेडिएशन है, कौन सी जांच हार्मफुल हो सकती है ज़्यादा अगर कराते हैं तो। ये सारी प्रॉब्लम्स को आज डिस्कस करने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अरुण तुंगारिया। स्वागत है आपका न्यूरोमेड टॉक्स में, जहाँ हम ब्रेन, स्पाइन और हेल्थ टॉपिक्स को आप तक लेके आते हैं हिंदी भाषा में। दोस्तों, जहाँ तक सवाल है कि सीटी स्कैन और एमआरआई ये जो जांचें हैं ये कब कब कराई जाती हैं, इनकी बात करें, इंडिकेशन क्या है, तो मोटे तौर पे सीटी स्कैन जो होता है वो करवाया जाता है जब हमें बोनी स्ट्रक्चर्स देखने होते हैं, हमारे बोन्स को अच्छे से देखना होता है, तब रोल आता है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन की अगर टेक्निकली बात करें तो एक्सरे की तरह ही इसकी टेक्निक होती है। एक्सरे रेडिएशन इसमें होता है, इसीलिए जब भी सीटी स्कैन करवाएं तो थोड़ा ध्यान रहे कि प्रेगनेंसी ना हो, और या फिर रेडिएशन अगर पहले से किसी और फॉर्म में उनको जा रहा है पेशेंट को, सपोज किसी का ट्रीटमेंट चल रहा है जिसमें रेडियोथेरेपी चल रही है, वहाँ पे सीटी स्कैन और हमें एक्स्ट्रा रेडिएशन, एक्स्ट्रा आयोनाइजिंग रेडिएशन वहाँ पे जाएगा उनको, तो ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता है। एक स्टडी हुई थी जिसमें ये भी सामने आया है कि सीटी स्कैन किसी पेशेंट्स का अगर बहुत लगातार बार किया जा रहा है तो वो इटसेल्फ कार्सिनोजेनिक होता है, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी को जन्म दे सकता है। तो सीटी स्कैन जो है वो हार्मफुल है इन टर्म्स ऑफ रेडिएशन एज कम्पेयर टू एमआरआई। जहाँ बात एमआरआई की करते हैं तो एमआरआई जो होता है इसमें कोई रेडिएशन नहीं होता है। मैं फिर से दोहराता हूँ, एमआरआई में रेडिएशन नहीं होता है, क्योंकि ये सवाल बहुत कॉमन होता है कि सर एमआरआई करवा रहे हैं तो हमें कोई हार्म तो नहीं होगा, रेडिएशन हमें नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी। तो जहां भी बात आती है कि कौन सी ऐसी इन्वेस्टिगेशन है जो हार्मफुल है, रेडिएशन जिसका नुकसान पहुंचा सकता है, तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो सीटी स्कैन उनमें से ऐसी है जो रेडिएशन जिसमें होता है और हार्मफुल होती है, लेकिन एमआरआई रेडिएशन के हिसाब से बिल्कुल सेफ है, इसमें बिल्कुल भी रेडिएशन नहीं होता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एमआरआई की जो बेसिक टेक्नोलॉजी है वो डिपेंड करती है मैग्नेटिक फील्ड पे। एक स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया जाता है और उसके बेसिस पे जो हमारे बॉडी में प्रोटॉन्स हैं उनका अलाइनमेंट होता है और वो एक इमेज को प्रोड्यूस करता है जिसे हम एमआरआई स्कैन कहते हैं। तो यहाँ पे कोई भी रेडिएशन नहीं है, इसलिए ये बिल्कुल सेफ है। अब बात करते हैं कि एमआरआई किन जो स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें देखने के लिए बेटर है एज कम्पेयर टू सीटी। तो जैसा मैंने बताया, सीटी स्कैन जो है वो बोन्स को देखने के लिए, हड्डी जहाँ पे है वहाँ पे, या फिर आर्टरीज जो वेसल्स है उन्हें देखने के लिए सीटी स्कैन ज़्यादा अच्छा है। लेकिन जो भी सॉफ्ट टिश्यू है, जैसे कि ब्रेन का जो टिश्यू है, हमारे ब्रेन में जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, स्पाइन के अंदर स्पाइनल कॉर्ड है, या हमारे जॉइंट्स में जो कार्टिलेज, लिगामेंट्स हैं, या सॉफ्ट टिश्यूज़, अगर मसल्स में कोई प्रॉब्लम है, वहाँ पे अगर कोई स्वेलिंग आ गई है या चोट लगी है या बहुत लंबे समय से दर्द है, तो ऐसे केसेस में एमआरआई स्कैन ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू सीटी स्कैन। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, एमआरआई स्कैन सॉफ्ट टिश्यूज़ के लिए ज़्यादा अच्छा है, जैसे कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, मसल्स, कार्टिलेज। और सीटी स्कैन बेटर है जहाँ पे बोनी स्ट्रक्चर देखना है नंबर 1, और जहाँ पे ब्लड वेसल्स को देखना है। जब ब्लड वेसल्स को देखने की बात आती है तो सीटी स्कैन में अक्सर हमें कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करना पड़ता है। अब ये कॉन्ट्रास्ट क्या होता है? कॉन्ट्रास्ट एक ऐसा केमिकल होता है जो वेन्स में इंजेक्ट किया जाता है, वो हमारे सर्कुलेशन में जाता है और उसके बाद सीटी स्कैन की फिल्म ली जाती है। इससे होता ये है कि जहाँ जहाँ वो केमिकल जा रहा है, आर्टरीज में जा रहा है, वहाँ वहाँ की पिक्चर बहुत अच्छी सीटी स्कैन पे दिखाई देती है। इसे सीटी एंजियोग्राफी भी कहते हैं। और आपने अक्सर सुना भी होगा कि हार्ट की भी आजकल सीटी एंजियोग्राफी होती है। हार्ट के लिए कन्वेंशनल एंजियोग्राफी, जिसमें एक तार फीमोरल आर्टरी के द्वारा रास्ते से डाला जाता है और हार्ट तक पहुंचाया जाता है, उसके बाद कोई डाई वहां पे दी जाती है, केमिकल दिया जाता है, उसके बाद एंजियोग्राफी खींची जाती है। उसके कंपैरिजन में आजकल सीटी एंजियोग्राफी हार्ट की कर सकते हैं, जिसमें इस तरह की कोई भी प्रोसीजर नहीं होती, सिर्फ एक इंजेक्शन दिया जाता है कॉन्ट्रास्ट का आपकी वेन में और फिर सीटी स्कैन लिया जाता है। इससे आपकी कोरोनरी आर्टरी, हार्ट को जो आर्टरी सप्लाई कर रही है, उनकी अच्छी पिक्चर आ जाती है। हालांकि ये सब चीज़ें डिसाइड करने वाले डॉक्टर ही होते हैं, आप उनसे कंसल्ट करिए कि किस केसेस में हमें कन्वेंशनल एंजियोग्राफी करानी है और किन केसेस में सीटी एंजियोग्राफी से काम चल जाएगा, ताकि किसी भी तरह का कोई तार या गाइड वायर हमारी बॉडी में अंदर ना जाए और रिस्क कम हो।
इसी तरह से न्यूरो सर्जरी की अगर बात करें तो वहाँ भी कन्वेंशनली जो एंजियोग्राफी होती है, जिसे DSA कहते हैं, डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी, ब्रेन में जो हमारी आर्टरीज और वेन्स हैं उन्हें देखने के लिए, वहाँ पे भी इस कन्वेंशनल एंजियोग्राफी के कंपैरिजन में CT एंजियोग्राफी करवाया जा सकता है। अगेन इसमें वही फ़ायदे हैं कि जैसे कन्वेंशनल एंजियोग्राफी या DSA जिसे कहते हैं, वहाँ पे एक तार डाला जाएगा फीमोरल आर्टरी, जो पैर की बड़ी आर्टरी होती है वहाँ से, और वो ऊपर तक जाएगा और वहाँ पे डाई दी जाएगी और फिर CT स्कैन या एक्सरे लिया जाएगा, तब हमें एंजियोग्राफी जो होती है कन्वेंशनल वो मिलती है। लेकिन ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, आजकल CT एंजियोग्राफी से भी बहुत अच्छी इमेजेस ब्रेन के वेसल्स की आ जाती है। तो अगेन आपको अपने न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन से कंसल्ट करना चाहिए कि कौन सी एंजियोग्राफी हमें बेटर रहेगी इमेजिंग वाइज, और कम से कम हमें नुकसान हो, कम से कम हमें रिस्क हो, उसको भी देखते हुए। तो मोटे तौर पे ये डिफरेंस था CT स्कैन और MRI की। अब हम जान लेते हैं कि किन केसेस में MRI नहीं हो सकता, क्योंकि MRI के कॉन्ट्राइंडिकेशन थोड़े ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू CT स्कैन। CT स्कैन होने में कम टाइम लगता है, हार्डली आजकल जो फास्ट CT स्कैन मशीन है उनमें 30 सेकंड में इमेज आ जाती है। 30 सेकंड तक मशीन के अंदर रहना पड़ता है और 30 सेकंड बाद पेशेंट को बाहर लिया जाता है, और इस कम टाइम में ही बहुत अच्छी इमेजेस जनरेट कर देता है कंप्यूटर CT स्कैन के केसेस में। लेकिन जहाँ तक MRI की बात है तो मिनिमम 20 से 25 मिनट आपको उस मशीन के अंदर रहना होता है। और सबसे ज़्यादा जो कॉमन क्वेश्चन, जो सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम एज ए न्यूरोसर्जन मैं फेस करता हूँ, पेशेंट्स यही कहते हैं कि सर उस मशीन में मत हमें भेजिए, हम MRI नहीं करवा पाएंगे। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्लाउस्ट्रोफोबिया, इस चीज़ को, इस टर्म को टर्म दी गई है। क्लाउस्ट्रोफोबिया का मतलब होता है क्लोज्ड स्पेस से फोबिया होना, डर होना, एंजाइटी होना, घबराहट होना। जब भी कोई क्लोज्ड स्पेस हो, जैसे कई लोगों को दिक्कत होती है लिफ्ट में जाने में, क्योंकि आप लिफ्ट में जाते हो और पूरी तरह वो बंद हो जाती है, तो एक घुटन, बेचैनी, घबराहट होती है। ये एक प्रॉब्लम है जो कॉमन है, सब में नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों में ये प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह के जो लोग होते हैं, जब उन्हें MRI करानी पड़ती है, तो MRI की मशीन में भी एक टनल होती है छोटी, एक तरह से उसके अंदर जाके MRI स्कैन होता है। तो ऐसे में बहुत घबराहट, जी घबराना, बहुत सी प्रॉब्लम आ सकती है, और ऐसे लोग MRI अक्सर नहीं करवा पाते, बहुत मुश्किल से करवा पाते हैं, और या फिर मना कर देते हैं कि हम ये नहीं करवा पाएंगे। तो ऐसे केसेस में अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है MRI करवाना, तो पेशेंट को हल्का सिडेशन दे सकते हैं, कुछ बेहोशी की दवाई, लेकिन वो एक क्वालिफाइड डॉक्टर के प्रेजेंस में होना चाहिए। क्वालिफाइड एनेस्थीसियोलॉजिस्ट जो बेहोशी की दवाई देते हैं, उनके प्रेजेंस में ही ऐसी दवाई दे के ही MRI कराना चाहिए अगर बहुत ज़रूरी हो, जिन पेशेंट्स को दिक्कत आ रही है MRI करवाने में। दूसरे तरह के पेशेंट होते हैं जिन्हें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन MRI में अगर वो मूवमेंट अपना रोक नहीं पा रहे हैं, जैसे उन्हें कोई कंपन की प्रॉब्लम है, या वो स्टिल सीधे लेट नहीं सकते, उनका सिर या कोई बॉडी पार्ट लगातार मूवमेंट कर रहा है, तो ऐसे केस में MRI नहीं हो पाएगा, क्योंकि उन्हें बिल्कुल स्टिल अपनी बॉडी के सारे मूवमेंट रोक के फिर उन्हें MRI स्कैन करना होता है। तो ऐसे केसेस में भी आप एनेस्थीसियोलॉजिस्ट की मदद ले सकते हैं ताकि MRI स्कैन अच्छे से हो सके। प्रेगनेंसी में अगर बात करें तो MRI स्कैन प्रेफरेबल होता है एज़ कम्पेयर टू CT स्कैन, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि रेडिएशन होता है CT स्कैन में, जो बच्चे को और माँ दोनों को नुकसान पहुँचा सकता है। MRI ऐसे केसेस में प्रेगनेंसी में सेफ होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अलावा बाकी ट्राइमेस्टर में MRI इजीली करा सकते हैं अगर ज़रूरत है तो। यहाँ पे एक बात जानना जरूरी है, जैसा मैंने बताया कि CT स्कैन नॉर्मल भी होती है और कॉन्ट्रास्ट एनहांस्ड CT स्कैन भी होती है, जिसमें कॉन्ट्रास्ट जो है वो IV इंट्रावेनस दिया जाता है। तो MRI भी इसी तरह से होती है, नॉर्मल MRI भी होती है और कॉन्ट्रास्ट एनहांस्ड MRI भी होती है। तो प्रेगनेंसी में जब मैंने बात की कि सेफ़ है MRI, वहाँ पे नॉर्मल MRI सेफ़ है, लेकिन जहाँ पे कॉन्ट्रास्ट देके MRI हो रही है वो प्रेगनेंसी में सेफ़ नहीं मानी जाती, तो वो जहाँ तक हो अवॉइड करना चाहिए। MRI के जो कॉन्ट्राइंडिकेशन है, जहाँ पे MRI नहीं हो सकती, उसमें दूसरी जो चीज़ें हैं उनमें सबसे नंबर 1 है पेसमेकर्स। हार्ट के पेशेंट जिन्हें पेसमेकर लगा है, या फिर जिनका मेटेलिक कोई वॉल लगा है, वॉल सर्जरी हुई है हार्ट की और वहाँ पे कोई मेटेलिक इम्प्लांट लगा हुआ है। इसके अलावा ऑर्थोपेडिक कोई सर्जरी हुई है और इम्प्लांट लगा है, कोई प्लेट, कोई रॉड, कोई स्क्रू इस तरह का लगा हुआ है जो कि MRI में कंपेटेबल नहीं है, तो वहाँ पे MRI होने में दिक्कत आएगी, नहीं हो पाएगी। लेकिन अब आजकल जो इम्प्लांट आ रहे हैं, ऑर्थोपेडिक हो चाहे स्पाइन हो, वो होते हैं टाइटेनियम मटेरियल के। पहले जो आते थे वो ज़्यादातर स्टेनलेस स्टील के होते थे, SS के होते थे, जो MRI में बिल्कुल भी कंपेटेबल नहीं है, MRI नहीं हो सकती थी। तो ये
मोटे तौर पे डिफरेंस था सीटी स्कैन और एमआरआई में। यहाँ पे एक बात और जानना और ज़रूरी है कि दोनों के कॉस्ट में भी काफ़ी अंतर है। सीटी स्कैन कम कॉस्ट में पड़ता है, लेकिन एमआरआई क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, मशीन भी बहुत बड़ी होती है, तो वहाँ कॉस्टिंग में फ़र्क आता है। एमआरआई एक्सपेंसिव होता है एज़ कम्पेयर टू सीटी स्कैन। तो आज हमने जाना कि सीटी स्कैन और एमआरआई में क्या फ़र्क है। नेक्स्ट टाइम जब भी आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करें तो आप पूरी तरह उनसे डिस्कस करिए कि सर सीटी स्कैन बेटर है या एमआरआई बेटर है, और आपके केस में जो आपकी प्रॉब्लम है, जो डायग्नोसिस सस्पेक्ट कर रहे हैं डॉक्टर, उसके हिसाब से कौन सी जांच करवानी चाहिए। मुझे लगता है आज इसके बारे में आप अवेयर हो चुके हैं।